नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 6 आरआरबी पीओ इंटरव्यू का। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से बेस्ड है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कैसे वीडियो को इफेक्टिवली देखना है उसके बारे में मैंने पार्ट 1 और 2 में बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोज़ आएँगी आरआरबी पीओ इंटरव्यू से रिलेटेड, सबसे पहले आपको इसी प्लेलिस्ट में दिखेंगी। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आती है बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कैसे पैनल को उसका आंसर देना है, तो ये शॉर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट को आप देखिएगा। आप देखने के बाद आप ज़रूर ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे। इन दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों, ये दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वीडियो है। ये मैंने करीब 2 हफ्ते पहले बनाया था। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के डिस्कस किए हैं, क्योंकि इंटरव्यू इस मॉनेटरी पॉलिसी जो फरवरी में होने वाली है उससे पहले है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ही आंसर देना होगा। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 के पहला क्वेश्चन ये मैंने कवर किया था, व्हाट इज़ बैंकिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इंडिया में कौन-कौन से हैं। तो उसमें एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि उसमें मैंने 4 पेमेंट बैंक बताया था जबकि 6 पेमेंट बैंक है, और 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक बताया था जबकि 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, इसका नाम फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दोनों का मर्जर हुआ था आज से 2 साल पहले। तो टोटल अब 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कवर कर रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को मेन मानिए। अगर आपने वो देखा है, हालाँकि मैंने उसमें भी एडिटिंग कर दी है, क्योंकि एक बार यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद हम उसको वैसे एडिट नहीं कर सकते। मैंने वहाँ पे एडिट कर दिया है, बट आप इसको अब जो है मेन मानिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू डिफाइन बैंकिंग एंड टेल अस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंकिंग ऑपरेटिंग इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5 बी के अकॉर्डिंग बैंकिंग का मतलब होता है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। ये डिपॉजिट डिमांड पर या फिक्स टर्म पर रीपेबल होते हैं और इन्हें चेक, ड्राफ्ट या ऑर्डर के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है। सर, ये डेफिनेशन इंडिया के सारे बैंकिंग ऑपरेशन की फाउंडेशन है। सर, इंडिया में बैंक्स के टाइप देखें तो सबसे पहले आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक मेनली मास बैंकिंग और लार्ज स्केल क्रेडिट नीड को कैटर करते हैं। सेकंड है सर प्राइवेट सेक्टर बैंक। इंडिया में टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। सर, ये बैंक्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज और कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सर, थर्ड कैटेगरी है फॉरेन बैंक। इंडिया में करंटली 44 फॉरेन बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे सर सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सर, ये बैंक मेनली इंटरनेशनल ट्रेड, कॉर्पोरेट बैंकिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है सर रीजनल रूरल बैंक। इंडिया में टोटल 28 आरआरबीज हैं जो प्राइमरीली रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर क्रेडिट और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करती हैं। इसके अलावा सर 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 6 पेमेंट बैंक और 2 लोकल एरिया बैंक हैं। ये बैंक अंडरसर्व्ड और अनबैंक्ड पॉपुलेशन को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम करती हैं। एंड सर लास्ट में आते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करते हैं और लोकल कम्युनिटीज़ की क्रेडिट नीड को फुलफिल करते हैं। सर, हर कैटेगरी का रोल अलग है। पब्लिक सेक्टर बैंक मास बैंकिंग के लिए है, आरआरबीज एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट के लिए है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल इन इंडियन बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया के बैंक्स कस्टमर की डिफरेंट नीड के हिसाब से वेरियस टाइप्स के अकाउंट ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले सर सेविंग अकाउंट। ये सबसे कॉमन अकाउंट होता है जहां इंडिविजुअल पैसा डिपॉजिट करता है और 2.5 से 4% पर एनम तक इंटरेस्ट अर्न करता है। इसके साथ सर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज़फुल होती हैं। सेकंड है सर करंट अकाउंट। ये मेनली बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए होता है, जहां डेली अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सर, करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है और कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती, इसलिए ये बिजनेस ऑपरेशन के लिए आइडियल होते हैं। थर्ड सर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम एफडी भी कहते हैं। सर, इसमें कस्टमर लमसम अमाउंट डिपॉजिट करता है एक फिक्स पीरियड के लिए, जो 7 डे से 10 ईयर्स तक हो सकता है। एफडी पर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट रेट टेन्योर पर डिपेंड करता है। फोर्थ है सर आरडी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट।
सर आरडी में कस्टमर हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करता है एक प्री डिसाइडेड पीरियड के लिए। इसमें इंटरेस्ट एफडी के जैसा ही होता है लगभग, और ये अकाउंट डिसिप्लिन सेविंग हैबिट डेवलप करने में हेल्प करता है। सर इन बेसिक अकाउंट के अलावा बैंक कुछ स्पेशलाइज्ड अकाउंट भी ऑफर करते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सीनियर सिटीजन अकाउंट जिसमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, और एनआरआई अकाउंट जैसे एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट जो नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए होते हैं। इसके अलावा सर डीमैट अकाउंट भी होते हैं जो शेयर और सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के काम आते हैं। सर हर अकाउंट टाइप का स्पेसिफिक पर्पस होता है और ये डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स की फाइनेंशियल नीड को कैटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड होते हैं। सर सेक्शन 42(6)(a) के अकॉर्डिंग इन बैंक के पास मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व 5 लाख होना चाहिए, और इनका फंक्शनिंग डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है। इन बैंक्स को आरबीआई से बैंक रेट पर बोरोइंग की फैसिलिटी मिलती है, और ये बैंक क्लियरिंग हाउस और सेटलमेंट सिस्टम का भी बेनिफिट ले सकते हैं। एंड सर नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये सर आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते, इनका कैपिटल 5 लाख से कम होता है। सर नॉन शेड्यूल बैंक आरबीआई से डायरेक्ट रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी एक्सेस नहीं कर सकते, और ये सीआरआर आरबीआई के पास मेंटेन नहीं करते बल्कि अपने पास ही रिजर्व रखते हैं। सर करंट सिनेरियो में इंडिया में लगभग 124 शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 4 नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक बचे हैं जो मोस्टली स्मॉल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन होते हैं और लोकल एरियाज को सर्व करते हैं। सर ओवरऑल शेड्यूल बैंक ज़्यादा रेगुलेटेड होते हैं, आरबीआई सुपरविजन ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसीलिए डिपॉजिटर्स के लिए ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी अबाउट द रिसेंट रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडियाज बैंकिंग सेक्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर इंडियन बैंकिंग सेक्टर में रिसेंट ईयर्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इंप्लीमेंट किए गए हैं जो गवर्नेंस, स्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म है सर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इस अमेंडमेंट के थ्रू अब डिपॉजिटर मैक्सिमम 4% को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के लिए। साथ ही सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है, जो डिपॉजिटर प्रोटेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सर सेकंड मेजर रिफॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अक्टूबर 2025 रिफॉर्म में आरबीआई ने रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें पहले जो फ्लैट रेट स्ट्रक्चर था उसे रिप्लेस कर दिया गया है। अब जो बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं उन्हें लोअर प्रीमियम पे करना होगा, जबकि वीक बैंक को हायर प्रीमियम देना पड़ेगा। सर इसी के साथ रिवाइज बेसल थर्ड फ्रेमवर्क को अप्रैल 2027 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें एमएसएमई और रेजिडेंटल रियल एस्टेट लोन के लिए रिस्क वेट रिड्यूस किए गए हैं, जिससे क्रेडिट फ्लो को बूस्ट मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है सर रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन। सर नवंबर 2025 में आरबीआई ने 9000 से ज़्यादा आउटडेटेड सर्कुलर को कंसोलिडेट करके सिर्फ 244 मास्टर डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कंप्लायंस बर्डन काफ़ी रिड्यूस हो गया है सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए। सर मॉनेटरी पॉलिसी साइड पर भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुआ है। आरबीआई ने 2025 में क्यूमुलेटिव 125 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट किया है, जिससे रेपो रेट अभी 5.25% है। इसका ऑब्जेक्टिव था क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करना और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन को बूस्ट करना। सर ओवरऑल ये सारे रिफॉर्म मिलाकर बैंकिंग गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्हेंस करते हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई बेसल नॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बैंक टू फॉलो। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर बेसल नॉर्म्स इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन होते हैं जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा इशू किए जाते हैं। इन नॉर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बैंकिंग सिस्टम को सेफ, स्टेबल और रिजिलियंट बनाना। सर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बेसल नॉर्म्स के अंडर बैंक को एडिक्वेट कैपिटल बफर मेंटेन करने होते हैं ताकि वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकें। सर इंडिया में आरबीआई ने मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% मैंडेट किया है, जो ग्लोबल बेसल 3 मिनिमम 8% से ज़्यादा है। सर इसका डायरेक्ट बेनिफिट होता है डिपॉजिटर की प्रोटेक्शन में और इकोनॉमिक स्ट्रेस के टाइम बैंक की सर्वाइवल कैपेसिटी स्ट्रांग रहती है। सर सेकंड रीज़न है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। सर बेसल नॉर्म क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क तीनों को सिस्टमेटिकली एड्रेस करते हैं। इससे बैंकिंग सिस्टम
फाइनेंशियल शॉक्स के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिलियंट बन जाता है। सर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। बेसल नॉर्म्स के अंडर मैंडेटरी डिस्क्लोजर होते हैं, जैसे स्टेक होल्डर को बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर समझ आती है और ओवरऑल कॉन्फिडेंस होता है। फोर्थ रीजन है सर ग्लोबल अलाइनमेंट। बेसल नॉर्म्स फॉलो करने से इंडियन बैंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन होते हैं, जिससे उनकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है। सर इंडिया में आरबीआई ने बेसल 3 नॉर्म्स 2013 से इम्प्लीमेंट किए थे और सर अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने अनाउंस किया है कि रिवाइज बेसल 3 नॉर्म्स 1 अप्रैल 2027 से इफेक्टिव होंगे, ताकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर फ्यूचर रेडी और रोबस्ट बना रहे। इसलिए सर बेसल नॉर्म्स बैंक के लिए सिर्फ कंप्लाइंस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ट्रस्ट का फाउंडेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर हैज टू डिफरेंट मीनिंग इन द बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन बोथ? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर बैंकिंग कंटेस्ट में पीसीआर के टू इंपॉर्टेंट मीनिंग होते हैं और दोनों का यूज़ अलग अलग सिचुएशन में होता है। सर पहला मीनिंग है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। सर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो एक फाइनेंशियल इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि बैंक में नॉन परफॉर्मिंग असेट कितने एक्सटेंट तक प्रोविजन से कवर्ड है। सर इसका सिंपल फार्मूला होता है टोटल प्रोविजन डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए मल्टीप्लाई बाय 100। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 70% को पीसीआर का बेंचमार्क माना है। सर हायर पीसीआर का मतलब होता है बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है और बैंक लोन लॉसेस ऑब्जर्व करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है। सर सेकंड मीनिंग है पीसीआर का पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। सर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री एक सेंट्रलाइज और कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट डेटाबेस है जिसे आरबीआई ने 2018 में वाईएम देवस्थले कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इस्टेब्लिश किया था। सर इस रजिस्ट्री में इंडिया के सारे बोरोवर का कंप्लीट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कैप्चर होता है, चाहे लोन बैंक से हो, एनबीएफसी से हो, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो या मार्केट बोरोइंग हो। सर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री सिंगल मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट के रूप में काम करता है, जहां लोन अमाउंट छोटा हो या बड़ा हर लोन कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट होता है। इसका मेन बेनिफिट है कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री रिड्यूस होती है, क्रेडिट एसेस इंप्रूव होता है स्पेशली एमएसएमई के लिए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट मिलता है। साथ ही रेगुलेटर को बैंकिंग सिस्टम पर बेटर सुपरविजन करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर प्राइमरी डिफरेंस ओनरशिप का होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50% से ज़्यादा स्टेक होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में प्राइवेट शेयर होल्डर के द्वारा ओन्ड होते हैं। सर करंट सिनेरियो में इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑपरेट कर रहे हैं। सर पब्लिक सेक्टर बैंक मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करते हैं। ये बैंक रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सर प्राइवेट सेक्टर बैंक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, डिजिटल इनोवेशन और कस्टमर सर्विस एफिशिएंसी में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और जनरली अर्बन और मेट्रो मार्केट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पब्लिक सेक्टर बैंक ने रिसेंट ईयर में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया है। पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 1.05 लाख से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 1.78 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही सर ग्रॉस एनपीए 2018 के पीक 11.46% से गिरकर 2015 में 2.31% पर आ गया है, जो असेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का क्लियरली शो करता है। सर दोनों बैंकिंग मॉडल कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक वाइड स्प्रेड एसेसिबिलिटी, सोशल बैंकिंग और इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक इनोवेशन, एफिशिएंसी और सर्विस क्वालिटी को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय बैंक्स इन इंडिया, स्पेसिफिकली आरआरबीज? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर आज के टाइम पर इंडियन बैंकिंग सेक्टर मल्टीपल चैलेंज फेस कर रहा है। सबसे पहला मेजर चैलेंज है असेट क्वालिटी प्रेशर। सर रीसेंट ट्रेंड में देखा गया है कि रिटेल लोन काफ़ी डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, स्पेशली जो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड हैं। लगभग 53% फ्रेश एनपीए के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो बैंक के लिए एक कंसर्न का एरिया है। सर दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ का मिसमैच। करंटली क्रेडिट एक्सपेंशन ज़्यादा फास्ट है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो है, जिससे बैंक पर फंडिंग प्रेशर क्रिएट होता है। अगर हम आरआरबीज़ की बात करें तो इनके चैलेंजेस सर थोड़े यूनिक और स्पेसिफिक होते हैं। सर आरआरबीज़ के लिए असेट क्वालिटी मेंटेन करना और साथ ही रूरल एरियाज़ में क्रेडिट एक्सपेंड करना एक कंटिन्यूअस बैलेंसिंग एक्ट होता है। सर सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन।
आज आरआरबीज थर्ड जनरेशन फार्मर को सर्व कर रहे हैं जो डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और एडवांस सर्विसेज एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सर कई रूरल रीजन में पुअर कनेक्टिविटी और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आरआरबीज के लिए लार्जर बैंक के साथ compete करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रॉबस्ट इंटरनल प्रोसेस इंश्योर करना आरआरबीज के लिए एक और कंटिन्यूस चैलेंज है जिसमें कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। सर इन चैलेंजेस के बावजूद आरआरबीज ने स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाया है। सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आरआरबीज ने हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7,571 करोड़ रिकॉर्ड किया है। साथ ही जीएनपीए रेशियो 6.1% रहा जो लास्ट 10 ईयर के लोएस्ट लेवल पर है। सर ये क्लियरली दिखाता है कि चैलेंजेस के बाद भी आरआरबीज ने सस्टेनेबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ स्ट्रांगली मूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट दोनों शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इनका पर्पस और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सर कैश क्रेडिट एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी होती है जिसमें बोरोअर को सैंक्शन लिमिट के अंदर फंड विड्रॉन करने की परमिशन होती है। ये फैसिलिटी टेंजिबल सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट दी जाती है जैसे इन्वेंट्री, स्टॉक या रिसीवेबल। सर कैश क्रेडिट का यूज़ मेनली बिजनेस ऑपरेशन के लिए होता है जैसे रॉ मटेरियल परचेज और डे टू डे एक्सपेंस मैनेज करना। सर इस फैसिलिटी में बोरोअर को रेगुलर स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं ताकि बैंक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सके। क्योंकि ये फैसिलिटी जनरली सिक्योर्ड होती है इसलिए इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली लोअर होता है। सर ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो करंट अकाउंट के साथ लिंक्ड होती है जिसमें अकाउंट होल्डर अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ कर सकता है एक प्री अप्रूव्ड लिमिट तक। सर ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है और इसका यूज़ मेनली टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैच हैंडल करने के लिए होता है। सर ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट सिर्फ उतनी अमाउंट पर लगता है जितनी अमाउंट यूज़ की जाती है और कैलकुलेशन डेली बेसिस पर होता है। सर रिसेंटली आरबीआई ने कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट के मेंटेनेंस पर एक न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जो अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करना और फंड यूटिलाइजेशन मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च बाय रीजनल रूरल बैंक टू सर्व रूरल कस्टमर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर आरआरबीज रूरल कस्टमर की कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल नीड को ध्यान में रखकर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं। सर बैंक ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट जिनमें रूरल कस्टमर के लिए स्पेशल फीचर और फ्लेक्सिबल टर्म होते हैं। सेकंड कैटेगरी है सर एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोडक्ट। सर आरआरबीज ऑफर करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, क्रॉप लोन और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए लोन जैसे डेयरी, फिशरीज और पोल्ट्री फार्मिंग। सर थर्ड इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। आरआरबीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मुद्रा लोन के थ्रू माइक्रो इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने में, पीएम किसान के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में और प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं। इसके साथ ही सर डे एनआरएलएम के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाता है। सर फोर्थ एरिया है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज का। आरआरबी ने काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया है जिसमें वो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर आरआरबीज पैरा बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे लॉकर फैसिलिटी, पेंशन डिसबर्समेंट, स्पेसिफिकली मनरेगा वेजेस, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और रेमिटेंस सर्विसेज। सर एज पर आरबीआई गाइडलाइन आरबीआई को अपने टोटल क्रेडिट का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में मेंटेन करना होता है। इसका प्राइमरी फोकस होता है स्मॉल फार्मर्स, रूरल आर्टिजन्स और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट करना। सर आरआरबी सिर्फ बैंक नहीं बल्कि रूरल डेवलपमेंट के स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन टू अस हाउ बैंक्स अर्न प्रॉफिट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर बैंक्स मेनली टू प्राइमरी सोर्स से प्रॉफिट अर्न करते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरेस्ट इनकम। सर बैंक कस्टमर से लोअर इंटरेस्ट रेट पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और इसी मनी को हायर इंटरेस्ट रेट पर लेंड कर देते हैं जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। सर लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का एवरेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन अराउंड 3.5% है
जो बैंक की कोर प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सर दूसरा मेजर सोर्स होता है नॉन इंटरेस्ट इनकम, जिसे हम फीस बेस्ड इनकम भी कहते हैं। इसमें इंक्लूड होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, लोन प्रोसेसिंग फीस, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड फीस, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। सर नॉन इंटरेस्ट इनकम का एक बड़ा बेनिफिट ये होता है, ये इनकम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के टाइम पे भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करती। जब बैंक इंटरेस्ट इनकम और फीस बेस्ड इनकम दोनों को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं और साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल में रखते हैं, तब बैंक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं। इसी बैलेंस्ड अप्रोच के थ्रू बैंक्स प्रॉफिट भी अर्न करते हैं और कस्टमर को इफेक्टिव और रिलायबल बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट फिनटेक इज एंड हाउ आरआरबीज बेनिफिट फ्रॉम इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के अकॉर्डिंग फिनटेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, जो न्यू बिजनेस मॉडल, न्यू प्रोसेसेस या न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करती है और जिसका फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी पर मटेरियल इम्पैक्ट होता है। सर फिनटेक बैंकिंग को फास्टर, चीपर और मोर एफिशिएंट बनाता है। एंड सर आरआरबीज की बात करें तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है डिजिटल बैंकिंग का एक्सपेंशन। आज आरआरबीज के थ्रू मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल ऐप, यूपीआई और एटीएम सर्विसेज इवन रूरल एरियाज तक पहुंच चुकी हैं। आरआरबीज को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया जा रहा है। काफ़ी सारी सर्विसेज डिजिटल चैनल के थ्रू अवेलेबल हो गई हैं। सर सेकंड मेजर बेनिफिट है फास्टर लोन प्रोसेसिंग। सर फिनटेक के थ्रू एआई और डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करके फार्मर्स और एमएसएमई के लोन क्विकली प्रोसेस किए जाते हैं, जिससे क्रेडिट डिलीवरी फास्टर और ट्रांसपेरेंट होती है। सर थर्ड बेनिफिट है डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन। सर यूपीआई और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू कैशलेस ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं और लास्ट माइल कस्टमर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं। सर अंडर वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी के बाद आरआरबीज के लिए फिनटेक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन और भी स्ट्रांग हो गया है। इससे आरआरबीज ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस कर पाते हैं, कंपटीशन फेस कर पाते हैं और रूरल और रिमोट पॉपुलेशन को बेटर सर्व करते हैं, बिना अपना कोर फोकस लूज किए रूरल डेवलपमेंट पर। सर फिनटेक आरआरबीज के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ का पावरफुल टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई रिसेंटली रिलीज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन दिसंबर 2025। कैन यू टेल मी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इंडियाज बैंकिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर आरबीआई ने दिसंबर 2025 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, जिसमें इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की ओवरऑल पिक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। सर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है असेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रॉस एनपीए रेशियो सितंबर 2025 तक 2.1% रह गया है, जो मल्टी डिकेड लो है। ये क्लियरली शो करता है बैंक्स की असेट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग हुई है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कैपिटल एडिक्वेसी। बैंक के पास रॉबस्ट कैपिटल बफर अवेलेबल है। सीआरएआर पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए लगभग 16% है और प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए अराउंड 18.1% है, जो रेगुलेटरी मिनिमम से काफ़ी ऊपर है। सर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी रिपोर्ट में काफ़ी सपोर्टिव दिखाया गया है। इंडिया की इकोनॉमी ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिकॉर्ड की है। क्वार्टर वन में ग्रोथ 7.8% थी और क्वार्टर टू में 8.2% रही, जो मेनली स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के कारण पॉसिबल हुआ। सर लेकिन रिपोर्ट में कुछ इमर्जिंग कंसर्न भी हाईलाइट किए गए हैं। सबसे बड़ी कंसर्न है अनसिक्योर्ड लैंडिंग। सर जितने भी बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन दिए हैं उसमें जो डिफ़ॉल्ट रेट है 51.1% रिटेल लोन का है, जो बैंक के लिए रिस्क का सिग्नल है। साथ ही फिनटेक लैंडिंग में भी काफ़ी फास्ट ग्रोथ देखी गई है। सितंबर 2024 से सितंबर 25 के बीच में फिनटेक लैंडिंग लगभग 36.1% से ग्रो हुई है। ओवरऑल सर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडिया का फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम रेजिलिएंट बना हुआ है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट ग्रोथ पर क्लोज मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी एंड हाउ इट बेनिफिट आरआरबी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी 1 मई 2025 से इम्प्लीमेंट की गई है, जिसमें 43 आरआरबीज को रिड्यूस करके 28 कर दिया गया है, जो 26 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट कर रही हैं। सर ये नोटिफिकेशन 5 अप्रैल 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा इशू की गई थी। सर इस पॉलिसी को लाने का प्राइम ऑब्जेक्टिव था
स्केल एफिशिएंसी अचीव करना और कॉस्ट रेशनलाइजेशन करना। सर, नाबार्ड की 2021 स्टडी के अकॉर्डिंग पिछली अमागुलेशन के बाद आरआरबीज की वाइबिलिटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई थी। अगर हम सर की बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रॉन्गर कैपिटल बेस। लार्जर आरआरबीज के पास अब इतना कैपिटल स्ट्रेंथ है कि वो 9% सीआरआर रिक्वायरमेंट कंफर्टेबली मीट कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। सर, सेकंड बेनिफिट है कॉस्ट एफिशिएंसी। मल्टीपल आरआरबीज के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मर्ज होने से रिडंडेंट कॉस्ट एलिमिनेट होती है और सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग अचीव होती है। थर्ड बेनिफिट है ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। कंसोलिडेशन के बाद आरआरबीज एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर पाते हैं, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कस्टमर सर्विस क्वालिटी दोनों बेटर होती हैं। सर, आज कंसोलिडेटेड आरआरबीज 22,000 ब्रांचेस के थ्रू लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती हैं, जिससे मैनेजमेंट सिंप्लीफाई होता है और सर्विस डिलीवरी इजी और फास्टर बन जाती है। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कंसोलिडेशन के बावजूद रूरल कस्टमर के लिए बैंकिंग सर्विस अनइंटरप्टेड रही हैं और आरआरबीज का कोर फोकस रूरल डेवलपमेंट पर बिल्कुल रहा है। ओवरऑल सर, वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी आरआरबीज को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ऑपरेशनल एफिशिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है, लेकिन स्कोप और पर्पस डिफरेंट है। सर, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इस इनिशिएटिव का मेन एम है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करना, इनोवेशन को प्रमोट करना और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। सर, करंटली मेक इन इंडिया 2.0 27 सेक्टर पर फोकस करता है। इसमें 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर आते हैं और 12 सर्विस सेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के कोऑर्डिनेशन में है। सर, मेक इन इंडिया का ब्रॉडर गोल है इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना और एफडीआई अट्रैक्ट करना। सर, अप्रैल 2014 से मार्च 2024 के बीच इंडिया ने लगभग $667.41 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की सक्सेस को रिफ्लेक्ट करता है। सर, मेड इन इंडिया एक वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मैनेज करता है अंडर डीपीआईआईटी। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरर को ये प्रूव करने में हेल्प करना कि उनका प्रोडक्ट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है और डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करता है। सर, मेड इन इंडिया सर्टिफिकेशन से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू इंप्रूव होती है, बोथ डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।